नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी, जैन धर्म महावीर की जीवनी, मौर्य वंश जिसमें सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। लगभग 30 प्रश्न हैं। आशा करता हूं कि 30 में से जो आपके एग्ज़ाम में आए उनमें से फंस जाए। तो सभी प्रश्न लगाना है धड़ाधड़ तरीके से। पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। तो कौन सा था? इसमें से आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। इसमें आपका था मोहनजोदड़ो। अब बात आती है कि लोथल कहाँ था। तो लोथल था आपका भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर था? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो आपको पता ही है कि सिंधु नदी के किनारे था। कालीबंगा था आपका घग्गर नदी के किनारे। कहाँ था? घग्गर नदी के किनारे। और हड़प्पा कहाँ था आपका? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे था। और ये पाकिस्तान जो आपका अभी पड़ता है, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिनी ओर है। कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिनी ओर है। अब यहाँ क्या मिला है? तो यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है। यहाँ कुएं मिले हैं और घर में ही बना शौचालय मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मणी। कौन सी लिपि है सिंधु सभ्यता की? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, यानी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, अज्ञात है, यानी भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो शैलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटियां आदि पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। अब आ जाते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सस्तंभ हॉल या 2 मंजिला का मकान। तो क्या है? आपको आंसर देना है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था, उसे क्या कहते हैं? विशाल स्नानागार था। दूसरे विशाल अन्नागार था, जहां भवन में क्या रखते थे? गेहूं वगैरह ये लोग रखते थे। दूसरे नंबर पे हो जाता है विशाल स्नानागार, ठीक है। तो कौन सा था? विशाल अन्नागार था आपका मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन। प्रश्न नंबर 5 करेंगे, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ये आपको बताना है। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक काल में आर्यों का भोजन था दूध और इसके उत्पाद था। ये लोग क्या करते थे? जौ में दही मिला के और बढ़िया क्या बना लेते थे, उसको कहते थे क्या? करम्ब कहते थे उसको। क्या कहते थे? करम्ब कहते थे। जौ, और जौ में क्या मिला लेते थे? दही, यानी जौ का जो सत्तू होता था और दही को मिला के डाल के बढ़िया नमक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है।
ठीक है, क्या किया जाता था, करब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। इसमें चावल तो है ही नहीं, देखिए जौ का तो यूज किया जाता था, प्रयोग करते थे ये लोग। लेकिन जौ को कहते क्या थे, जौ को क्या कहा गया है, तो जौ को कहा गया है यब, जौ को यब कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, यानी सबसे पहले कौन सा अन्न है जो मनुष्य ने प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जौ था, जिसे हम क्या कहते हैं, यब कहा जाता है, आर्यों में यब कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 दिया है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, किस धातु का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों द्वारा। तो तांबे का प्रयोग किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया था, तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लोहा का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, सबसे पहले तांबे का किया गया है, फिर कांसा आया है, फिर सोने का भी प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 8 दिया है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्री कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरे में दिया है यज्ञवेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा। किस वेद को वेद त्रयी कहते हैं, ऐसे कौन से 3 वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि ये अथर्ववेद तो सबसे बाद में आया। अथर्ववेद कब आया, बाद में आया, जादू टोना वगैरह बताया गया है इसमें। 10वां क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। अशोक मौर्य का रूमनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल का वृक्ष या बौद्ध मठ। तो किसके द्वारा स्थान अंकित किया जाता है, तो अशोक के रूमनदेई अभिलेख के द्वारा बुद्ध का जन्म का पता चलता है। ठीक है, ये लघु स्तंभ है आपका। 20वें वर्ष जब बुद्ध राज्य लुम्बिनी ग्राम में गए थे, वहाँ उसने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। भगवान बुद्ध का जन्म वहीं पे लिखा हुआ है कि 563 ईस्वी यानी BC पूर्व हुआ था। ठीक है, और वहीं पे उसने किया था, भूमि कर घटा दिया था। भूमि कर अशोक ने घटाकर कितना कर दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1/8 कर दिया था। पीपल वृक्ष के नीचे क्या मिला है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ज्ञातक वंश से, मौर्य वंश से, शाक्य या कुरु, किस वंश से थे। तो बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध कौन से वंश से थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। और जातक वंश का पूछे तो महावीर स्वामी थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। कहाँ की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ की गई थी, राजगृह में की गई थी। और यहाँ के राजा कौन थे, तो यहाँ अज्ञात शत्रु कौन थे, अज्ञात शत्रु थे, अज्ञात शत्रु। तो यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी पूछे तो कहाँ हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन। चौथी कहाँ हुई थी,
कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। पहले कौन थे? अज्ञात शत्रु थे। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे में कौन थे? काला अशोक थे। तीसरे में पूछा जाए कौन थे? तीसरे में आपके अशोक थे। और चौथी में पूछा जाए राजा कौन थे? चौथी में आपके राजा कनिष्क थे। प्रश्न नंबर 13, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या अशोक? तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। जैन धर्म का संस्थापक आपका माना जाता है भारत में प्रथम तीर्थकर हुए आपके ऋषभदेव। इसे भी याद रखेंगे, प्रथम तीर्थकर कौन से हुए? ऋषभदेव हुए। ये आपके प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है। और इनके साथ जो आपके सबसे बाद में आए 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो किससे माना जाता है? महावीर। भारत में महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी माने जाते हैं, जिनका जन्म 599 BC में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार किसे माना जाता है? अभी हाल आपको बताया है, प्रथम तीर्थकार किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। महावीर को माना जाता है 24वां, पार्श्वनाथ को माना जाता है 23वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे आप लोग। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? पाबा में, सारनाथ, वैशाली या श्रवण बेलगोला में? कहाँ किया है? इसका आप लोग आंसर देंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पावा या पावापुरी। पावा या पावापुरी में वर्धमान महावीर ने क्या किया है? परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी कहाँ है? अब पावापुरी आपका बिहार राज्य के कहाँ है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में। बिहार राज्य के कहाँ है? नालंदा जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग? क्या कहते हैं जैन साहित्य को? जैन साहित्य को वैसे आपके जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, यानी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके क्या आए? 12 अंग आए, ठीक है। 12 उपांग आए, 12 उपांग आए, 10 प्राकीण आए, 10 प्रकीण आए और 6 आपके छेद सूत्र थे और 4 मूल सूत्र थे। इनका अनुप्रयोग किस में आता है? सूत्र में आता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम अंग कहते हैं, लेकिन उसको कहा क्या जाता है? आदम कहा जाता है, ठीक है। इसमें अंग हो जाएगा, त्रिपिटक नहीं लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना या मिशनरियों को सीलोन भेजना? तो ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे अशोक इतना क्रूर राजा जो रक्त नीति अपनाता था, उसने धम्म नीति अपनाई? ऐसा क्या हुआ उसके साथ, बताइए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। क्या हुआ? कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध जो कि प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किससे आया? कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भैरी घोष, क्या कहते हैं? भैरी घोष, भैरी घोष की नीति से इन्होंने छोड़ दी और किसकी नीति अपनाई? धम्म घोष की नीति अपनाई। त्याग करके किसकी नीति अपनाई? धम्म घोष। ये पूछ सकता है कि भैरी घोष की नीति छोड़कर अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो धम्म घोष की नीति अपनाई थी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से वह कौन है, यानी वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? कौन है बताइए? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो प्रियदर्शी कौन है? मौर्य राजा अशोक।
ठीक है। इन्होंने अपने देवा नाम लिखवाया है, ठीक है। राजा अपने अभिलेखों पर इनका ज़्यादा अधिकतर नाम क्या मिलता है, अशोक मिला है। और मौर्य राजा प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी था, तो किसका है, अशोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, यानी कौन सा अभिलेख है जिसने कलिंग युद्ध के बाद महाराजा अशोक के रूपांतरण को, जो बदलाव आया है, वो इसमें उसकी जानकारी मिलती है। रॉक एडिक्ट दूसरा, रॉक एडिक्ट चौथा, रॉक एडिक्ट यहाँ आप लिख लेंगे, ये चौथा नहीं है, इसके बाद ये रॉक एडिक्ट हो जाएगा आपका 6वां। कौन सा हो जाएगा, रॉक एडिक्ट 6वां। और रॉक एडिक्ट 13वां अभिलेख, यानी अभिलेख प्रथम, अभिलेख चौथा, अभिलेख छठा, अभिलेख 13वां। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें परिवर्तन किया गया है, तो ये आपका अभिलेख कौन सा है, 13वां लघु। 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, कलिंग के युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष के बाद कब 261 BC में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, यानी जो शिलालेखों पर जो लिखा गया है वो किस लिपि में लिखा गया है, मागधी, ब्राह्मणी, पाली या देवनागरी लिपि, किस लिपि में लिखा गया है, तो इसमें हो जाता है आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। देखिए जैसे आपका सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख में किससे लिखा गया है, खरोष्टी लिपि से। और तक्षशिला और लग्जमान अभिलेख आरमाइक लिपि में है। सुरेकुना अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा जो सभी अभिलेख हैं आपके लघु अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं एवं लघु स्तंभ लेख हैं, ये सभी किस में हैं, ये सभी आपके ब्राह्मणी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21वां आपको दिया है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट किया था, किसने किया था, 1810 में हैरी स्मिथ ने, 1787 जॉन टावर ने, 1825 चार्ल्स मैटकॉप ने, 1837 जेम्स प्रिंसिप ने, किसने किया था आप लोग बताएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1837 जेम्स प्रिंसिप ने किया था। सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक आपके विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में कौन से आए थे, टीफिन, जो टीफिन थैलर थे, टीफिन थैलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख कौन सा था, दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा, दिल्ली मेरठ अभिलेख था, दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इस इतिहासकार हैं जो आपके D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखना शुरू कर दिया, यानी प्रयास किया इन्होंने। कौन से थे, D.R. भंडारकर महोदय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, किसको कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, 23वां प्रश्न है और बढ़िया इन क्वेश्चनों को किसी रफ रजिस्टर पर आराम से लिखते जाइएगा क्रम बाई क्रम तरीके से। जब पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले इनको रिपीट करना है, यानी रिवाइज कर लेना है। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था, गुप्त, सातवाहन, मौर्य या कुषाण, किसने किया था। दिल्ली आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने एक महरौली लोहे का एक स्तंभ देखा होगा, वो कब से बना हुआ है, आज तक उसमें जंग नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो किसने किया था ये गुप्त वंश ने इसका निर्माण कराया था।
और गुप्त वंश में कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने कराया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और दिल्ली में जो दक्षिण महरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद, उस पर क्या लिखा हुआ? उस पर चंद लिखा हुआ है। विजयों का उल्लेख है। गुप्तकालीन धातु, इसमें अभी वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि इसमें जंग क्यों नहीं लगी है। प्रश्न नंबर 24, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह थे, विक्रमादित्य की पदवी किस गुप्त राजा ने ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? किसने की थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिन्हें विक्रमांक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमांक भी कहा जाता है। तो इनकी माता का नाम दत्ता देवी था, ठीक है। और इनके काल को स्वर्ण काल का भी, गुप्त काल का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? विक्रमादित्य के काल को, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो हरिसेन जो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इन्होंने, हरिसेन ने क्या लिखा है? हरिसेन ने आपके इलाहाबाद प्रशस्ति, हरिसेन ने क्या? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, ठीक है। किसने? हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? अब लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो किसको कहा गया है लिच्छवी दोहित्र? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, समुद्रगुप्त का कौन सा है? प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख में इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, यानी कन्या से, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम है कुमार देवी। क्या है? कुमार देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिल्कुल कमेंट करके धड़ाधड़ बता देंगे किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट, कौन? प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न नंबर 28, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने या शशांक ने? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? कमेंट करके धड़ाधड़ बता देंगे किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के थे, कहाँ के थे? चालुक्य वंश के शासक थे। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पे हरा दिया था। प्रश्न नंबर 29, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? बताएंगे आप लोग। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत जब क्या हुआ, 606 ईस्वी में यानी एडी में हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक बने
और फिर क्या हुआ कि बाद में थानेश्वर से ये लोग कहाँ ले गए अपनी राजधानी, हर्षवर्धन ले गया अपनी राजधानी कन्नौज ले गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आरंभिक राजधानी क्या थी, तो आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। फिर इसके बाद में कहाँ ले गए, हर्षवर्धन कन्नौज ले गए। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, यानी कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने प्रमाण की उपाधि ली थी, बताइए। मेहरभोज, वत्सराज, रामभोज या नागभट्ट द्वितीय, कौन से राजा हैं बताइए। तो ये हैं आपके मेहरभोज। कौन हो जाते हैं, मेहरभोज हैं आपके, जिन्होंने प्रमाण की उपाधि दी है। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन है, मेहरभोज प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन है, मेहरभोज है। उसने लगभग क्या किया है, 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। और ये भोज कौन से थे, ये आपके वैष्णव अनुयायी थे, वैष्णव अनुयायी थे। ठीक है, तो ये आपके 30 प्रश्न थे। कल आप लोग इसी का क्या करेंगे कि सल्तनत काल, पूरी सल्तनत काल का रिवीजन कर लेंगे। सल्तनत काल से आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कल आपको यहाँ कराए जाएंगे। पूरी सल्तनत काल आपको पढ़ के आना है। ऐसे ही धांसू तरीके से आप लोग करेंगे। आशा है कि कम से कम इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके जो बिल्कुल पेपर में आपके मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।